हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में मित्रों हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल्स और जो वायसराय हुए उनके बारे में, और उनके साथ साथ भारत में कैसे यूरोपीय शक्तियों का विस्तार हुआ। हम आज के सेशन में इसी पे विस्तारित तरीके से बताते हुए चलेंगे। आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी अधिकतर चीज़ें हम लिखवाएंगे, अगर नहीं तो आप उस चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर के भारत में आया हुआ है और था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने बताया था कि 1757 की प्लासी के युद्ध में इसकी बहुत अहम भूमिका थी, किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की। और ये 1760 तक रहा, वांडीवास का युद्ध हुआ, उसके बाद ये 1760 में वापस ब्रिटेन चला गया। लेकिन फिर जब बक्सर का युद्ध हो गया, भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए पूरा साफ रास्ता खुल गया। तो उस समय भली भांति समझने वाला जो व्यक्ति था भारत को, कौन, ये था रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए भारत में फिर रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना करके, भारत का गवर्नर बना करके फिर से इसको भेजा गया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का गवर्नर बना करके भेजा गया और ये भारत में गवर्नर के रूप में आया और 1765 से लेकर के फिर 1767 तक रहा है। ठीक, और क्लाइव को ही माना जाता है कि हमारे जब भारत के राजाओं की स्थिति पूरी खराब हो चुकी थी, ठीक, प्लासी के युद्ध के बाद से फिर बक्सर के युद्ध में जब स्थिति खराब हो चुकी, भारत में कोई उस समय विकेंद्रीकरण की कोई शक्ति नहीं थी, ठीक, सब में एकजुटता नहीं थी और भारत में उस समय कई जाति, धार्मिक और कई आधारों पर बढ़ चुका था, ठीक, जिसमें शिक्षा का भी अभाव था। ऐसे समय में जो ब्रिटिश है अपने साम्राज्य का बीजारोपण किए। इसीलिए कहा जाता है कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भी कि रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति की नींव रखी थी और उस शक्ति को मजबूत करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और उस नींव से उसको उठाने का काम जो करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, ठीक, और उसी ने छत भी दिया लॉर्ड वेलेस्ली ने, और उसको पूरे मजबूती तरीके से आगे तक बनाए रखने का काम आने वाले आगे जो गवर्नर जनरल और वायसराय हुए उन्होंने किया था। ठीक, इस प्रकार से एक ब्रिटिश भवन तैयार हुआ था, ठीक, यानी एक ब्रिटिश शासन तैयार हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या हुआ था, एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि किस गवर्नर या किस गवर्नर के शासन में काल में क्या हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था, बाद में एक गवर्नर बना। ठीक, तो लिखेंगे 1757 में इसके ही समय में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। स्टार बना करके लिखते जाएंगे, एक एक लाइनें इंपॉर्टेंट है। जितना इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में समझा दिया है, बहुत कम समझाने की इसके बारे में प्रयास करेंगे। हम लॉर्ड कॉर्नवालिस तक समझाए हुए, फिर कॉर्नवालिस में ही चलकर समझाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें बताते रहेंगे। ठीक, लिखेंगे 1757 में क्या, 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध। ठीक, क्या, प्लासी का युद्ध नोट करेंगे, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी का युद्ध हुआ कि कब, 1757 में। प्लासी कहाँ पड़ता है, बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे। ठीक, भागीरथी नोट कर लीजिएगा। ठीक, प्लासी का युद्ध। दूसरा लिखेंगे इसमें इलाहाबाद की संधि, इसके बाद 1760 में वांडीवास लिख लीजिएगा, 1760 ईस्वी वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हुए थे। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। ठीक, इसके बाद 1761 में लिखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक, नोट करते रहिए। फिर 1764 में लिखिएगा, ठीक, 1764 में ये चला गया था, तब वेंसीटार्ट था। वेंसीटार्ट के समय में 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक, तब गवर्नर कौन था, गवर्नर उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो गवर्नर था वो था वेंसीटार्ट। नोट कर लेंगे, वेंसीटार्ट। ये वापस चला गया था, ठीक, कहां पर, वेंसीटार्ट। ये पानीपत के तृतीय युद्ध में भी नहीं था, वेंसीटार्ट था, वेंसीटार्ट था। ठीक, इसमें भी यही था, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में भी गवर्नर यही था। ठीक, ये वापस रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक था। फिर इसके बाद ब्रिटेन वापस चला गया था। बाद में फिर जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है तो भारत में जब ब्रिटिश शक्ति का पूरा बेहतरीन तरीके से
शासन करने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। तो भली भांति अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारी सत्ता स्थापित हो और भारतीयों को ये न लगे कि हम इनके जगहों पर आकर के राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। ठीक, तो ये भारतीयों के लिए अंग्रेजों के लिए कोई समस्या ना बने, बल्कि उनके आय में दोगुना हो सके। इसी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भारत में गवर्नर बना करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भेजा गया। और ये जब आया तो क्या हुआ, 1765 में लिखेंगे प्रयागराज की संधि हुई। क्या हुई, 1765 ईस्वी प्रयागराज की संधि। दो प्रयागराज की संधि हुई थी। ठीक, प्रयागराज की संधि या इलाहाबाद की संधि, इसी को बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक, इलाहाबाद की संधि हमने बताया था, दो संधि हुई थी। एक 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक, और एक 17 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक, जिसमें एक पहले वाले संधि में 12 अगस्त 1765 वाली जो संधि थी, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो दिल्ली के मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय थे उनके साथ समझौता किया गया। किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव और उनके बीच संधि हुई। और इसके बाद जो दूसरी थी संधि 17 अगस्त को हुई, उसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी। क्या क्या हुआ था इस संधि के बीच, हमने पिछली कक्षाओं में इतिहास की चर्चा कर दिया है, आप वहां से देखें तभी आपको यहाँ चीजें समझ में आएंगी। ठीक, आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे 1765 के बाद स्टार बना करके 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी लिखेंगे, 1765 ईस्वी से टू 1772 ईस्वी। ठीक, 1772 ईस्वी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल में द्वैध शासन कब लगाया गया, तो यही है बंगाल, लिखेंगे बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। फिर 72 में वारेन हेस्टिंग्स आता है गवर्नर जनरल बन करके बंगाल का प्रथम, वही इसको समाप्त करता है। ठीक, 1765 से 1772 तक जो बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन क्या होता है, इसके विषय में भी हमने चर्चा कर दिया था कि अधिकार दो तरीके के होते हैं, एक दायित्व होता है और एक अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति का एक दायित्व, उत्तरदायित्व होता है कि उसको ये चीज करना होगा। जैसे राजा है तो राजा का कुछ उत्तरदायित्व होता है कि उसको ये चीज करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक, लेकिन उसका अधिकार होता है कि वो करेगा। ठीक, उसके पास एक अधिकार होता है कि इसी अधिकार के तहत वो करेगा। वही चीज हुआ था, अंग्रेजों ने अधिकार को छीन लिया था। ठीक, और दायित्व को दिया था। दायित्व में वही फौजदारी आती थी, आंतरिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था आती थी। ठीक, यही सब देखना था, यानी लड़ाई झगड़ा और ये संबंधित जो मामले थे, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था कैसे चलेगी, ये सारी चीजों इन्होंने बंगाल के नवाब को दे दिया था। और फौजदारी के बदले जो दीवानी न्यायालय हुआ करता था, जो दीवानी व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे राजस्व आया करता था। क्योंकि मुगल काल में दो चीज हुआ करता था, एक तो सूबेदारी थी, मुगल काल में एक सूबेदारी और एक था मनसबदारी। ठीक, एक मनसबदारी क्या हुआ करता था, ये मनसबदारी जो हुआ करते थे, एक कुछ प्रांत हुआ करते थे, जो मनसबदारी हुआ करते थे, इनके पास सैनिक हुआ करते थे। ठीक, थोड़ी सी जगह हुआ लेकर के और ये सैनिकों को रखते थे, और फिर कहीं भी लड़ाई होती थी तो ये मनसबदार उनकी सहायता करते थे। किनकी, बादशाहों की। सूबेदारी क्या हुआ करती थी, जो सूबा हुआ करता था, सूबा का मतलब प्रांत, तो वहां से जो राजस्व वसूलने का काम किया करता था वो सूबेदार किया करता था। ठीक, तो ये सूबेदारी वाला जो मामला था अंग्रेजों ने ले लिया, यानी जहां से राजस्व निकलता था, सब कुछ बंगाल का संपूर्ण राजस्व इकट्ठा होकर के कर टैक्स आता था, उसको अंग्रेजों ने नवाब से छीन लिया, अपने पास मांग लिया। इसी में हमने बताया था कि इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके बाद क्या कर लिया, जो दिल्ली की मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय से, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी मामले थे, यानी दीवानी जो राजस्व वसूलने की बात आई, अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था इलाहाबाद की संधि में। ठीक, यानी राजस्व अभी वसूलेंगे, यानी अपने आप को ये क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत कर रहे हैं ब्रिटेन में। तो और यहाँ के नवाब को क्या दे दिए, नवाब को झुनझुना थमा दिए कि तुम आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखो और जो फौजदारी मामला है इसको देखो, लड़ाई झगड़े का, और तुमको कुछ करना नहीं, शांति से बैठे रहो, पेंशनदार हो, पेंशन इनको देना स्टार्ट कर दिए। हमने बताया था कि पेंशन देने के बाद इन्होंने कहा कि आपको हमेशा पेंशन दी जाएगी, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम पेंशन लेते रहो और बैठे रहो चुपचाप। अंग्रेजों ने यहाँ से सब कुछ लूट करके अब ब्रिटेन में भेज रहे हैं। ठीक, 1765 से 1772 के बीच उन्होंने फ्री एकदम व्यापार किया। व्यापार कहाँ से, अब दिल्ली भी उनके कब्जे में थी, अवध भी उनके कब्जे में था, सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। ठीक, सहायक संधि का मतलब एक तरह से संधि कर लिया है तो सहायक संधि ही थे। ठीक, इसके बाद
यहाँ का पूरा बंगाल का हिस्सा अंग्रेजों के हिसाब से चलता था। पूरा इन्होंने खूब लूटपाट मचाया, किसके 1765 से लेकर 1772 तक। ठीक, अब जो दो तरीके से टैक्स वसूलने का काम हुआ करता था, एक आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो दायित्व तो दिया गया था नवाब को, और जो अधिकार था अंग्रेजों के पास, दोनों तरीके से दोहरा टैक्स देना पड़ता था किसानों। ठीक, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूलने का काम करते थे, इन्होंने उप दीवान बनाए थे। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में अलग अलग लोगों को, राय दुर्लभ, ठीक, शरीयत खान, इन लोगों को नवाब बनाया, और उन नवाब के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, वसूला टैक्स वसूलने। क्योंकि जानते थे कि अगर हम जनता के बीच में टैक्स वसूलने के लिए जाएंगे तो यहाँ के लोग समझ जाएंगे और पिटेंगे। और हमने बताया था पिछली कक्षा में कि उप दीवानों की जब नियुक्ति होती थी तो ये कहा करते थे कि इस पे हस्ताक्षर बादशाह का होगा, आदमी लेकिन हमारे होंगे, अंग्रेज कहा करते थे। यानी वो जानते थे कि हमको क्या किया गया जाएगा, अगर हमारे आदमी होंगे तो हमको वसूल कर बेहतरीन तरीके से रकम देंगे। ठीक, उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भी बेहतरीन तरीके से, कॉर्नवालिस ने 10 बटे, अगर माना हमने बताया कि 11 हिस्सा कुल है तो 10/11, यानी 11वां में हिस्सा, मतलब 11 में कुल 10 भाग अपने मांगते थे, 1 भाग उनको देते थे जो जमींदार वसूलते थे। तो इसी प्रकार जो दो तरीके से टैक्स वसूलने का काम हुआ, इसी को बंगाल में कहा गया दोहरा शासन, द्वैध शासन लगा करके टैक्स वसूलना। ठीक, किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। बाद में भी 1772 में बंगाल का नया गवर्नर बन करके आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, केवल बंगाल का, वो आकर के बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर देगा। ठीक, तो इसको हमने बताया। एक इतिहासकार हुए पर्सिवल स्पीयर, ब्रिटिश इतिहासकार थे पर्सिवल स्पीयर। उन्होंने कहा था कि ये जो लूट थी 1765 से लेकर के 1772 के बीच की, उन्होंने कहा कि ये खुली और निर्लजतापूर्ण लूट थी, किसकी, भारत की। ठीक, और इसी को कहा जाता है भारत की लूट 1765 से लेकर 1772, यानी 7 सालों को डाकुओं के माना जाता है कि डाकुओं का राज्य स्थापित हो चुका था, कहां पर, भारत में। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे, स्टार बना करके लिखिएगा। इसके बाद एकमात्र ऐसा गवर्नर जिसने कंपनी के आदमी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी हुआ करते थे, ठीक, ये गवर्नर बनकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आया तो ये जितने भी उसके आदमी हुआ करते थे उस पर रोक लगा दिया कि आप किसी से भी भारत में उपहार नहीं ले सकते। ठीक, ये जानता था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति है और अगर इसको उपहार दे दिया, ठीक, या कोई राजा है अगर इसको उपहार देकर के अपने पास बुलाकर अपने में सम्मिलित करना चाहता है, तो हम जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे अंदर छिपा हुआ चीज है गोरे लोगों के बीच, ठीक, ये मतलब उधर जा सकता है, और जब जाएगा तो उनको पता हो जाएगा, तो हम लोग मुट्ठी भर जो लोग हैं यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो लिखिएगा स्टार बना करके। इसने सरकारी कर्मचारियों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, इसने सरकारी कर्मचारियों को जो उसका कर्मचारी हुआ करते थे ईस्ट इंडिया के, सरकारी कर्मचारियों को ठीक, उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया। ठीक, प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी किसी भी राजा के दरबार में जाकर के कोई उपहार नहीं लेगा। ठीक, आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखेंगे, यह एकमात्र गवर्नर था, यह एकमात्र गवर्नर था जो लंदन पहुंचा तो इसे स्वर्ग में जन्मा कमांडर कहा जाने लगा। स्वर्ग में जन्मा कमांडर कहा जाने लगा। यानी रॉबर्ट क्लाइव, यानी लॉर्ड क्लाइव। ठीक, नोट कर लीजिएगा। तभी से अंग्रेजों के नाम में लॉर्ड लग करके आने लगा। क्यों इसको लॉर्ड कहा गया? स्वर्ग में जन्मा कमांडर इसलिए इसको कहा जाने लगा क्योंकि ये भारत में जो 7 सालों की इसके समय में, जो 1765 से इन्होंने जो बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया, ठीक, द्वैध शासन की वजह से जितना ब्रिटिश को लाभ हुआ, ठीक, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ के किसानों को और जो व्यापारिक स्थितियां थी उनसे यहाँ से पैसा निकाल करके भारत से ब्रिटेन भेजा गया।
ठीक, वो जो निकला उसी के वजह से इसको लॉर्ड क्लाइव को क्या कहा गया, स्वर्ग में जन्मा कमांडर है। यानी अब अंग्रेजों के पहले क्या लगेगा, लॉर्ड लगेगा। सभी अंग्रेजों के पहले लॉर्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस, सबके आगे लॉर्ड लगेगा। ठीक, यानी ये ईश्वर का एक प्रतिनिधि मानने लगे। ठीक, ईश्वर के, ठीक, जिसे ज्यादा मात्रा में क्या है, शक्ति, जिनकी शक्ति है, जिनके भारत में लोग भी पूजा करते हैं और इनकी सभी लोग मानते भी हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे, यह एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसने आत्महत्या की। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। नोट करिएगा, यह एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसने आत्महत्या कर ली। ठीक, जिसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपका भी काम बनता है कि आप भी कुछ पढ़ें। आगे की तरफ लिखेंगे, आगे की तरफ लिखेंगे, नोट बनाकर लिखिएगा आगे। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय में कंपनी का गवर्नर लॉर्ड वेंसीटार्ट था। ठीक, लॉर्ड वेंसीटार्ट था। ठीक, इसी प्रकार इसका क्रम चलता रहा। फिर 1772 में अगला गवर्नर बनकर के आया बंगाल का, कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखेंगे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा नोट करिएगा, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और ब्रिटिश सत्ता का एक महत्वपूर्ण नींव रखने का काम किया था रॉबर्ट क्लाइव, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ करके खत्म किया। इससे आने वाले सारे एग्जाम को भी हमने बता दिया। ठीक, इसके जितने क्वेश्चन बन सकते थे। आगे लिखेंगे दूसरा नंबर का, कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स। दूसरा लिखेंगे, दूसरे गवर्नर के बारे में, बंगाल का जो आया, ये बंगाल का गवर्नर था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब हमने बता दिया कि इनके नाम के पहले क्या लगेगा, लॉर्ड लगेगा। क्यों लगेगा, इसको भी बता दिया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, समय लिखेंगे, समय इसका था 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। ठीक, भारत में थोड़ी अराजकता फैल गई थी, जो द्वैध शासन लग गया था इसके वजह से। ठीक, इसी अराजकता को दूर करने के लिए कंपनी में नया गवर्नर बना करके भेजा गया। ठीक, कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसने जब आया बंगाल में तो सर्वप्रथम 1772 में ही इसने क्या कर दिया, हमने बताया था कि 1772 में जब ये आया और तुरंत इसको बंगाल में द्वैध शासन को कहा कि अब समाप्त हो जाएगा। ठीक, नोट करेंगे इसमें प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल। यह बंगाल का क्या था, प्रथम गवर्नर था। लिखेंगे प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, बंगाल का क्या था, प्रथम गवर्नर था। नोट करेंगे, प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल। आगे की तरफ नोट करेंगे, 1772 ईस्वी में द्वैध शासन का अंत। ठीक, इसे अराजकता फैल चुकी थी भारत में। ठीक, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे ब्रिटिश सर्स डर गए थे कि कहीं फिर कोई भी क्रांति न हो जाए। ठीक, इसकी वजह से इसको बना करके भेजा गया। अगला आया और इसने क्या किया कि द्वैध शासन का क्या कर दिया, अंत कर दिया। आगे की तरफ चलेंगे, हम लिखेंगे इसमें 1772 ईस्वी में ही इसने क्या किया। ठीक, 1772 ईस्वी में जिले के प्रशासन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद की स्थापना की। नोट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद की स्थापना की। ठीक, की स्थापना की। इसने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद की स्थापना किया 1772 में। किसने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक, ताकि सही तरीके से क्या चलाया जा सके, प्रशासन चलाया जा सके। आगे की तरफ लिखेंगे, इसी के समय में ठीक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होकर के आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
पारित होकर आया, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट पारित होकर आया, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ठीक, ब्रिटेन से महारानी के द्वारा पारित होकर के आया। अब क्या है, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके विषय में हम अगली कक्षाओं में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस पे चर्चा करते जाएंगे, क्यों इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, क्या है ये अधिनियम, ठीक, क्या है राजलेख, सारे कुछ को जानेंगे। मेहनत से पढ़ते रहिए, पिछली कक्षाओं को देखते हुए प्रैक्टिस सेटों को करते रहिए, और जब तक इतिहास में एक एक कड़ी से पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को पिछले समय से नहीं देखते हुए आएंगे, हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि आप हमारी एक भी भाषा को पकड़ नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ठीक। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाना है तो जल्दी करिए, चले जाए, ठीक, ओके।